हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं सीआईटी क्वेश्चंस बैंक का। ये पार्ट 4 है एंड उसमें ये इलेक्ट्रिकल थ्योरी लेवल 2 है। ठीक है, अभी तक हमने लेवल 1 के पार्ट 3 तक सॉल्व किए थे क्वेश्चंस। तो जिसने हमारे पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस में जाके उनको देख सकता है। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग अब इलेक्ट्रिकल लेवल 2 के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आप लोगों से और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका कि 4 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 40 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम विल बी। क्या कह रहा है कि जो कैपेसिटर हैं 40 माइक्रोफैरेड के, वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं 4। ठीक है, इस तरह से अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं 4 कैपेसिटर तो जो उनका इक्विवेलेंट है वो क्या होगा। तो जो सी इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा सभी का जुड़कर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। तो सभी सेम वैल्यू के हैं, 40-40 माइक्रोफैरेड के, तो ये हो जाएंगे 160 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर यही सीरीज में बोलता दोस्तों तो जो कैपेसिटर होता है वो इक्विवेलेंट सीरीज में कैसे निकलता है, वो निकलता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। रजिस्टेंस के उल्टे तरीके में जोड़ता है। अगर यहीं रजिस्टेंस की बात होती है तो रजिस्टेंस सीरीज में आर इक्विवेलेंट इस तरह से जोड़ता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड पैरेलल में जोड़ता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह। ठीक दोस्तों, एंड इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एक ही तरह से जुड़ते हैं। L1 अगर सीरीज में निकालेंगे हम लोग L इक्विवेलेंट तो ऐसे ही जुड़ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस डॉट 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 L, ऐसे। ठीक है, एंड पैरेलल में कैसा 1/L इक्विवेलेंट 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इनमें से देखना कौन सा सही नहीं है। तो जो इलेक्ट्रीशियन सोल्डर है वो 64% लेड होता है उसमें एंड 10 होता है 36%। तो ये गलत है दोस्तों, ये सही नहीं है। इसमें लेड की मात्रा इनमें से कुछ भी हो सकती है। 50-50 हो सकता है, लेड 37 to 10 63 हो सकता है, लेड 70 to 30 हो सकता है, लेकिन लेड 64 एंड 36% ये इसका परसेंटेज रेशियो नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो किस पे बेस्ड होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो दोस्तों हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट पर बेस्ड होता है। ठीक है, जब कोई भी जो फ्यूज होता है वो सर्किट के सीरीज में जोड़ा होता है और उसमें उसकी फ्यूजिंग, जो उसकी फ्यूजिंग करंट होती है, अगर उससे ज़्यादा उसमें करंट फ्लो होने लगती है तो वो गर्म होकर मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो एंड जो हीट उसमें जनरेट होती है वो I² RT के टर्म में जनरेट होती है एंड जो उसका फ्यूजिंग करंट होती है वो क्या होती है K d⁻³ इस टर्म में होती है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर K जो होता है वो फ्यूज कांस्टेंट होता है एंड जो इसकी वैल्यू होती है वो मेटल पर डिपेंड करती है कि किस प्रकार किसका मेटल बना, मतलब किसका फ्यूज एलिमेंट बना हुआ है। ठीक है, एंड जो फ्यूजिंग करंट का मान होता है दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिक फ्यूज में, तो फ्यूजिंग करंट का मान होता है वो ऑलवेज करंट रेटिंग से ज़्यादा होता है फ्यूज की। ठीक है, ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, व्हेन द बैटरी इज बीइंग चार्ज द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेज विद। जब बैटरी चार्ज हो रही है तो टर्मिनल वोल्टेज किसके साथ घट जाती है। तो बैटरी जब चार्ज हो रही होती है तो अगर हम लोग उसका जो टेम्परेचर है, अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा तो जो टर्मिनल वोल्टेज है वो डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, इसलिए बैटरी चार्ज होते वक्त उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन बैटरी इसलिए, और जो बैटरी का चार्जिंग वोल्टेज होगा वो टर्मिनल वोल्टेज वो क्या होगा, V बराबर V1-e⁻t/RC, जहाँ पर RC क्या होता है दोस्तों, वो होता है टाइम कांस्टेंट लैम्डा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी सेक्शन आर देयर इन पार्ट 1 ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011। राष्ट्रीय विद्युत कोड 2011 के भाग 1 में कितने अनुभाग हैं। तो इसमें दोस्तों 20। ठीक है, 20 अनुभाग हैं कोड 2011 के भाग 1 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट डज दिस ISO ग्राफिकल सिंबल मीन्स। इस ISO ग्राफिकल प्रतीक का क्या अर्थ होता है। तो जो ये सिंबल दिया है दोस्तों ये होता है कनेक्ट अर्थ टर्मिनल टू द ग्राउंड। ठीक है, ये अर्थ का होता है। इसमें जो अर्थ का पॉइंट हम लोग बनाते हैं उसमें ये याद रखने वाली बात होती है कि उसमें सिर्फ 3 लाइन ही खींचते हैं ऐसे घटते हुए क्रम में। ठीक है दोस्तों, ये अर्थ का सिंबल होता है। इस तरह से नहीं है कि हम लोग जहाँ जितना मना है उतना बना देते हैं, ऐसे नहीं। ठीक है, ये राइट सिंबल होता है अर्थ का। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी कोर्स आर यूज्ड इन ए केबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ वोल्टेज अप टू 66 kV। 66 kV तक के वोल्टेज के ट्रांसमिशन के लिए हम लोग कितने कोर की केबल यूज करेंगे। तो ये होगी दोस्तों 3 कोर की केबल। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सीरीज आरएलसी सर्किट वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर 5 वोल्ट 2 वोल्ट एंड 2 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल वोल्टेज। एक आरएलसी सीरीज सर्किट है, ये आरएलसी सीरीज सर्किट बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। एक आरएलसी सीरीज सर्किट है, ठीक है। तो उसमें जो वी आर है एंड वी सी एंड वी एल है वो दिए हैं, तो जो इक्विवेलेंट टोटल वी होगा वो कितना होगा। तो जो आर एल सी सीरीज सर्किट में वी इक्विवेलेंट होता है, तो वी इक्विवेलेंट बराबर हम लोग क्या निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं। क्या होता है, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल डिफरेंस वी सी, ठीक है। इसमें से जो ज़्यादा होगा उससे उसको घटा देते हैं, तो इसलिए डिफरेंस का चिन्ह लगाते हैं। तो अगर वी सी का मान ज़्यादा है तो वी सी से वी एल घटा देंगे, अगर वी एल का मान ज़्यादा है तो वी एल से वी सी घटा देंगे। तो जो वी इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो क्या आएगा कि वी आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूल के अंदर 5, वी आर बराबर 5 वोल्ट दिया है तो ये हो जाएगा 25 प्लस वी एल एंड वी सी का मान सेम दिया है तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो अंडर रूल के अंदर कितना आएगा, वी जो इक्विवेलेंट आ जाएगा अंडर रूल के अंदर 25, तो बाहर निकलेगा 5 वोल्ट। जो वी इक्विवेलेंट आएगा तो वो आ जाएगा 5 वोल्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देन इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड वे फ्रॉम। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो इलेक्ट्रॉन किससे दूर हट जाते हैं। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनों को गुजारते हैं तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव प्लेट से दूर हटते हुए जाते हैं, ठीक है। जो नेगेटिव प्लेट होती है उनसे दूर हटते हुए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्लिप रिंग्स आर यूजली मेड ऑफ। जो स्लिप रिंग होती हैं वो सामान्यतः किससे बनाई जाती हैं, तो ये दोस्तों फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी होती हैं स्लिप रिंग जनरली। अगला क्वेश्चन, टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इज। सॉरी, द टाइप ऑफ डीसी जनरेटर्स यूज फॉर आर्क वेल्डिंग पर्पजेस इज। मतलब आर्क वेल्डिंग प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले डीसी जनरेटर किस प्रकार के होते हैं। तो जो आर्क वेल्डिंग में दोस्तों यूज करते हैं वो हम लोगों का डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर होता है, ठीक है दोस्तों। डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर को हम लोग आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं बिकॉज क्योंकि जो इसका टर्मिनल वोल्टेज होता है वो काफ़ी रिड्यूज होता जाता है जब हम लोग इसको फुल लोड देते हैं। क्योंकि इसका जो सीरीज फ्लक्स होता है कि जब सीरीज फ्लक्स हम लोग इंक्रीज करते हैं लोड के साथ इंक्रीज होता है तो जो नेट फ्लक्स होता है वो रिड्यूज होता चला जाता है, ठीक है। जब रिड्यूज होता चला जाता है तो इससे जब नेट फ्लक्स रिड्यूज हो जाता है जो टर्मिनल वोल्टेज है वो भी उसके साथ रिड्यूज हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको जो नॉर्मल वोल्टेज या पावर सप्लाई सोर्सेज हैं उसके लिए हम लोग यूज नहीं करते। तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं वेल्डिंग पर्पज में, क्योंकि वोल्टेज हमें वेल्डिंग प्रोसेस में लो वोल्टेज एंड हाई करंट रेटिंग चाहिए होती है, ठीक है। इस वजह से हम लोग डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर का यूज वेल्डिंग प्रोसेस में करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंडर कांस्टेंट लोड कंडीशन, अगर लोड कांस्टेंट है उस कंडीशन में द स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज इफेक्टेड बाई। तो उस कंडीशन में हम लोग डीसी मोटर की गति को कैसे प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों उस समय हम लोग फील्ड फ्लक्स में बदलाव करके उसकी स्पीड को हम लोग इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कांस्टेंट लोड कंडीशन में। अगला क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज मेनली डिपेंड ऑन। तो जो एफिशिएंसी होती है ट्रांसफार्मर की वो मेनली किस पर डिपेंड करती है। तो वो मेनली डिपेंड करती है दोस्तों कोर लॉस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए डीसी मोटर कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाई। एक डीसी मोटर को हम लोग किसके द्वारा आसानी से पहचान सकते हैं। तो कम्यूटेटर के द्वारा हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि ये डीसी मशीन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द अर्थ रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाई। अर्थ रेजिस्टेंस को हम किसके द्वारा माप सकते हैं। तो फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड एंड यूजिंग एन अर्थ टेस्टर। तो बोथ फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड एंड यूजिंग एन अर्थ टेस्टर, ठीक है। इन दोनों से हम लोग अर्थ रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ए गुड इल्यूमिनेशन सोर्स शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक अच्छे प्रदीप स्रोत में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। तो इट शुड हैव सफिशिएंट लाइट, इसमें पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। जी दोस्तों, इसमें पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। एंड इट शुड बी इंस्टॉल्ड एट सच ए प्लेस दैट इट गिव यूनिफॉर्म लाइट, ये ऐसी जगह पर स्थापित किया जाना चाहिए कि ये एक समान रोशनी प्रदान देता हो, ये भी सही है। इट शुड हैव सुटेबल रिफ्लेक्टर्स, इसमें उपयुक्त परावर्तक होने चाहिए। ऑल ऑफ दिस, तो ये सारे के सारे फंक्शन एक अच्छे इल्यूमिनेशन सोर्स पर होने चाहिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 58। दशमलव संख्या 58 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा। तो बाइनरी समतुल्य का हम लोग बाइनरी कैसे निकालते हैं। 58 जो डेसिमल दिया है 58, तो इसमें हम लोग 2 का भाग देते चले जाएंगे, ठीक है। जो
और बाइनरी का बेस होता है उससे भाग देते हैं। बाइनरी का बेस 2 होता है तो 2 से भाग देंगे। ये 58 कितनी बार कट जाएगा, ये 29 दूनी 58 होता है, तो इसमें शेष कितना बचा, 0। ठीक है, इसके बाद फिर 29 को हम लोग काटेंगे तो 14 से कट जाएगा, 14 दूनी 28, तो इसमें कितना बचेगा, शेष 1। इसके बाद 14 को हम लोग 2 से काटेंगे तो कितनी बार, 7 बार कट जाएगा, शेष बचेगा 0। इसके बाद 7 को हम लोग 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 2 तिहाई 6, 3 बार बचेगा 1 शेष 0। अब 2 को 3 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा भाग, 2 एकम 2, तो कितना बचता है, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचता है। अब इसके बाद 2 का भाग जब 1 में देंगे तो जाएगा 0 बार, 2 0 0, तो शेष कितना बचेगा, 1। तो अब हम लोग इसको जब बाइनरी में लिखते हैं तो नीचे से लिखना चालू करते हैं, तो कितना 1 1 1 0 1 0 एंड इसमें बेस लगा देते हैं 2, तो 58 का जो बाइनरी नंबर आएगा वो आ जाएगा 1 1 1 0 1 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 0 1 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ स्टार्टिंग ए सिंगल फेज मोटर। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक सिंगल फेज स्टार्टर मोटर, मतलब मोटर स्टार्ट करने की एक सबसे किफ़ायती विधि है। तो ये होती है दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ये सबसे किफ़ायती विधि होती है सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। ठीक है, उसमें मेन एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग 2 होती हैं, उनमें से स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम लोग कैपेसिटर को लगाकर उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी इज रिलेटेड टू सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली अल्टरनेटर के तुल्यकालीकरण से संबंधित है। मतलब सिंक्रोनाइजेशन, जब अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करते हैं तो उसमें दोस्तों एक रनिंग मशीन होती है एंड एक इनकमिंग मशीन होती है। मतलब जो पहले से चल रहा होता है उसके साथ में दूसरी मशीन को सिंक्रोनाइज करने के लिए उसको हम लोग इनकमिंग मशीन बोलते हैं। तो क्या होगा इसमें जो संबंध है शब्द, इसमें बोथ रनिंग मशीन एंड इनकमिंग मशीन, मतलब रनिंग मशीन जो चल रही पहले से, इनकमिंग मशीन वो होती है जिसको हमें सिंक्रोनाइज करना होता है उसके साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी डायोड्स आर देयर इन ए फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा है दोस्तों, ब्रिज की बात नहीं कर रहा है। तो जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें कितने डायोड होते हैं, तो उसमें होते हैं 2। एंड अगर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की बात करता है तो उसमें ब्रिज रेक्टिफायर में होते हैं 4। ठीक है, एंड हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करता है तो हाफ वेव रेक्टिफायर में होता है 1। ठीक, अगला क्वेश्चन, पावर एम्पलीफायर विथ लो एफिशिएंसीज। अगर कम दक्षता वाले पावर एम्पलीफायर होते हैं तो दोस्तों वो मोर बैटरी कंजप्शन, वो अधिक बैटरी की खपत करते हैं। ठीक है, जो अगर लो एफिशिएंसी वाले हैं पावर एम्पलीफायर तो उनके लिए बैटरी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, वो बैटरी की ज़्यादा खपत करते हैं, मोर बैटरी कंजप्शन। अगला क्वेश्चन, प्रोवाइड्स ए पाथवे फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग इनसाइड द कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के अंदर विद्युत तारों के लिए एक मार्ग प्रदान करता है, तो होता है दोस्तों रेसवे, उसको रेसवे बोलते हैं। किसी भी कंट्रोल पैनल के अंदर जब हम लोग वायरिंग करते हैं तो उसके लिए हम लोग चैनल टाइप की या रेसवे टाइप का लगाते हैं, तो उन्हीं से हम लोग वायरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं टर्मिनलों में जोड़ने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज टू कनेक्ट द लग्स एंड थिम्बल्स विथ अप्रोप्रिएट केबल और वायर। लग्स तथा थिम्बल को उपयुक्त केबल अथवा तार से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से टूल का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिम्पिंग टूल। ठीक है, ये क्रिम्पिंग टूल होता है जिससे हम लोग लग्स को और जो थिम्बल्स होते हैं उनको हम लोग केबल एंड वायर में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंप सेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पंप सेट निम्नलिखित में किसका एक संयोजन है। तो जो पंप सेट होता है वो दोस्तों एन इलेक्ट्रिक मोटर एंड इम्पेलर, एक इलेक्ट्रिक मोटर और उसके साथ में एक इम्पेलर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज्ड इन फूड मिक्सर। तो फूड मिक्सर में निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है दोस्तों एसी यूनिवर्सल मोटर। ठीक है दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर का हम लोग फूड मिक्सर में यूज करते हैं। ठीक है, एंड जो यूनिवर्सल मोटर होती है उसको हम लोग विदाउट लोड के नहीं चलाते, ये याद रखना। ठीक है, एंड यूनिवर्सल मोटर जो होती है वो एसी एंड डीसी दोनों पर चल सकती है। अगला क्वेश्चन, द फ्लैट बॉटम सरफेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज कॉल्ड। एक इलेक्ट्रिक आयरन की इस्पात तल की सतह को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे सोल प्लेट कहते हैं। जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है प्रेस का इस तरह से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सोल प्लेट। ठीक है, उसके ऊपर फिर हम लोग रखते हैं उसका जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो रखते हैं, उसके ऊपर फिर एक माइका की स्प्रेड होती है जिससे हम लोगों को, एंड उसके नीचे भी एक माइका की स्ट्रिप रखते हैं, मतलब पत्ती रखते हैं, जिससे कि हम लोगों को ये इसमें करंट ना लगे नीचे जो सोल होता है उसको छूने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है। गैर पारंपरिक मतलब
जो हम लोगों के द्वारा नहीं खोजा गया, मतलब जो हम लोगों के द्वारा खोजा ना गया हो वो गैर पारंपरिक है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टिंडल एनर्जी, ये सारे के सारे जो हैं वो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। एंड जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं, जैसे कि कोयले के द्वारा या पानी के द्वारा, हम लोग इस तरह से जो हम लोग एनर्जी निकालते हैं, तो वो हम लोगों की एंड बायोगैस द्वारा, ये सब जो हैं वो हम लोगों के पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है। लेकिन जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टिंडल एनर्जी, ये सारे के सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स होते हैं एनर्जी के। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर कॉइल्स एट पॉइंट्स वेयर ब्रशेस आर लोकेटेड। उन बिंदुओं पर आर्मेचर कॉइल का क्या प्रभाव है जहां पर ब्रश स्थित होते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जब जो आर्मेचर कॉइल होती है उस कंडीशन पे आ जाती है जहाँ पे ब्रश लोकेटेड होते हैं, जब वहाँ पे आर्मेचर कॉइल आ जाती है, ठीक है, तो जो उसके अक्रॉस जब वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो उस समय जो ईएमएफ होता है वो इंड्यूस्ड होता है, वो जीरो होता है। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उस कंडीशन में जीरो होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, एन ओवरहेड लाइन में बी यूज टू इलेक्ट्रिक पावर। ओवरहेड लाइन का यूज हम लोग विद्युत शक्ति को क्या करने के लिए किया जा सकता है, तो इसको हम लोग दोस्तों ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट दोनों कर सकते हैं। ओवरहेड सिस्टम से हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन टाइप ऑफ इंसुलेटर। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रकार के इंसुलेटर हैं। तो इनमें से जो सामान्य प्रकार के इंसुलेटर होते हैं, पिन टाइप इंसुलेटर एंड साइकिल टाइप, सस्पेंशन टाइप, डिस्क टाइप, ये सारे के सारे जो इंसुलेटर होते हैं सारे के सारे कॉमन टाइप के हैं, सारे यूज होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द नॉर्मल केबल विच इज कनेक्टेड बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंज्यूमर लोड टर्मिनल आल कार्ड। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर के टर्मिनल तक कनेक्ट होता है, तो इसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं सर्विस लाइन या सर्विस मेन्स। ठीक है, तो ये कहलाती है सर्विस लाइन्स एंड सर्विस मेन। ठीक है, एंड जो जो ट्रांसफार्मर से या पावर हाउस से डिस्ट्रीब्यूटर तक खम्भों तक आती है, गांव में दी जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर, उसको डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। ठीक दोस्तों, और जो बड़े बड़े पावर हाउसों से जो छोटे पावर हाउसेस में आती है सप्लाई, तो उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में दी जाती है उससे हम लोग बोलते हैं फीडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हॉट प्लेट्स कैन बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। हॉट प्लेट का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। तो इसका उपयोग दोस्तों बोथ इन कुकिंग एंड हीटिंग लिक्विड्स इन लेबोरेटरी, खाना बनाने तथा प्रयोगशाला में तरल पदार्थ गर्म करने दोनों में किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, इफ थ्री रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, 200 ओम एंड 300 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द अप्लाइड वोल्टेज इज वी दैम। यदि 100 ओम, 200 ओम एंड 300 ओम के तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इस पर आरोपित वोल्टता वी है, तो क्या होगा। इनमें से जो चार ऑप्शन है इनमें से देखना है कि कौन सा सही होगा। तो अगर पैरेलल में, सबसे पहली बात तो ये देखना है दोस्तों, जब रेजिस्टेंस, अगर तीन रेजिस्टेंस दिए हैं वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो उनके अक्रॉस जो वोल्टेज लगा होगा, तो वो सारा का सारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो तीनों में समान होगा। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो इक्वलिटी होती है, वोल्टेज सभी में समान होता है, एंड जो करंट का मान होता है वो उनके रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड हो जाता है। ठीक दोस्तों, मतलब पैरेलल कंडीशन में जिस रेजिस्टेंस का मान सबसे कम होगा उसमें सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस का मान उसमें सबसे कम करंट फ्लो होगी। तो क्या होगा, हम लोग इसमें ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन हम लोग इसमें सी देखते हैं क्या कह रहा था, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर विल बी द सेम। तो पैरेलल कंडीशन में वोल्टेज सेम रहेगा प्रत्येक रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, एंड वेयर एज करंट फ्लोइंग थ्रू दैम विल बी डिफरेंट। लेकिन जो प्रतिरोधकों में जो धारा है वो भिन्न होगी। ठीक है, अगर ये सीरीज सर्किट होता है, सीरीज सर्किट में क्या होता है, सीरीज सर्किट में जो करंट का मान होता है वो सभी में सेम होता है, लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप होता है हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द व्हीट स्टोन ब्रिज नेटवर्क एज शोन इन द फिगर ए बी सी डी इज बैलेंस्ड वैन पी 500 ओम, क्यू 250 ओम एंड एस 12 ओम, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एक्स। तो ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज दिया है इसमें आर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जब उसमें क्या बोला है उसने कि जब जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड कंडीशन में है, तो बैलेंस्ड कंडीशन में होता है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या, कि P अपॉन क्यू इक्वल टू एस अपॉन आर एक्स। ठीक है, इस तरह से, या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो दो ब्रांचें होती है तो इसमें हम लोग P अपॉन एस इक्वल टू क्यू अपॉन आर एक्स, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग P और Q और S के मान दिए, आर एक्स का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे P का मान रख देंगे। P का मान कितना है 500, एंड P अपॉन एस, एस का मान है 12, एंड इक्वल टू Q का मान कितना दिया है दोस्तों 200,
250 ओम एंड आर एक्स का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो 250 से हम लोग 500 को काटेंगे, कट जाएगा कितना बार, 2 बार। एंड 2 को हम लोग 12 से काटेंगे, 12 में काटेंगे तो कितना कट जाएगा, 1/6। तो क्या हो जाएगा, 1/6 इक्वल टू 1/RX। तो RX बराबर आ जाएगा दोस्तों 6 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द कंपोजिशन ऑफ टिन एंड लेड यूज्ड इन इलेक्ट्रीशियन सोल्डर आर। इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में प्रयुक्त टिन और लेड की संरचना कितने परसेंट होता है, तो उसमें जो दोस्तों टिन होता है वो 60% एंड लेड 40% होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फॉर प्लेट अर्थिंग द साइज ऑफ द प्लेट शुड नॉट बी लेस देन। प्लेट अर्थिंग के लिए जो प्लेट का आकार है वो 600 mm इंटू 600 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वायरिंग सिस्टम शॉल नॉट बी यूज्ड इज प्लेस्ड एक्सपोज टू सन एंड रेन। मतलब क्या कह रहा है, सूर्य और बारिश के संपर्क में आने वाली जगहों पर किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये जो दो बैटन वायरिंग होती है, बैटन वायरिंग, इसका हम लोग खुले में यूज नहीं कर सकते हैं। बैटन वायरिंग मतलब क्या होता है दोस्तों कि एक लकड़ी की पट्टी होती है एंड उसी के सहारे हम लोग उसमें वायर को लगाते जाते हैं, क्लिपें होती हैं उनको हम लोग वहाँ पे लगाते जाते हैं, इस तरह से। तो ऐसे वायरिंग होती है, इसको हम लोग मतलब खुले में सन एंड रेन के एक्सपोज मतलब खुले प्रयोग में नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिंपलेस्ट वे ऑफ वेयरिंग द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट स्मूथली इन एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज बाय। विद्युत एक ट्यूब में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से सरलता से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स, अगर किसी भी कॉइल में फ्लक्स जो जनरेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है दोस्तों MMF, मैग्नेटो फोर्स अपॉन रिलक्टेंस होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, NI, MMF होता है NI/S। तो फाई को चेंज करने का सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों कि किसी भी कॉइल में हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स तो इतने जल्दी नहीं बढ़ा सकते आसानी से, उसको खोल के उसमें दूसरा और उसमें जोड़ के हम लोग नंबर ऑफ टर्न नहीं बढ़ा सकते, दूसरी कॉइल बनानी पड़ेगी। एंड सबसे आसान तरीका होता है कि उसकी जो करंट है उसको हम लोग कम ज़्यादा करते हैं, मतलब करंट वेयरिंग द करंट थ्रू द एक्साइटिंग कॉइल। अगर एक्साइटिंग कॉइल में हम लोग करंट को कम ज़्यादा कर दें तो उससे हम लोगों को जो फ्लक्स का मान है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फ्लक्स है, वो प्रोड्यूस्ड होता जाता, मतलब कम ज़्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बेचला स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। कौन सा नियम बतलाता है कि प्रेरित ईएमएफ का परिमाण फ्लक्स लिंकेज के परिवर्तन दर का समानुपाती होता है। तो ये दोस्तों सबसे पहले तो ये बताता है जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इन्हीं ने ही इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फॉर्मूले दिए थे। तो पहला जो इनका फर्स्ट लॉ था वो था कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज हो रहा है किसी भी कॉइल में, अगर किसी भी कॉइल में करंट फ्लो हो रही है तो उसमें जो करंट नहीं, अगर किसी भी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, अगर उसमें फ्लक्स कट रहा है तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। लेकिन अगर किसी भी सोलेनॉइड में अगर करंट फ्लो होने के लिए वो सर्किट को पूरा होना जरूरी है, तो अगर सर्किट वो पूरा है तो उसमें करंट फ्लो होगी। ठीक है, जो उसमें करंट फ्लो होगी, तो ये इसका फर्स्ट लॉ था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। लेकिन सेकंड लॉ उन्होंने क्या दिया, तो सेकंड लॉ उन्होंने सेकंड लॉ में बताया जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, जो उनकी वैल्यू उन्होंने फाइंड की, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो माइनस के एन d∅/dt, मतलब फ्लक्स परिवर्तन के दर के एंड जो नंबर ऑफ टर्न है उनके समानुपाती होती है। ठीक है, एंड जो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आता है, जो नेगेटिव साइन आता है, वो लेंजला के अनुसार आता है कि कोई भी ये उसके परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, तो ये था इसका सेकंड लॉ। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के समानुपाती होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो फैराडे के सेकंड लॉ के अनुसार बताया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन डीसी जनरेटर द ईएमएफ जनरेटेड इन द आर्मेचर इन मैक्सिमम वैन। डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पादित ईएमएफ का मान अधिकतम होता है कब, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, जो फ्लक्स लिंकेज का मान है वो मैक्सिमम हो। क्या मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मान जो है वो मैक्सिमम हो, क्या यही तो होता है ना, E बराबर माइनस के एन d∅/dt। तो d∅/dt का मान जितना ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, उतना ही मान हम लोगों का जो जनरेटेड ईएमएफ है उसका मान ज़्यादा होगा। ठीक है, जो डीसी जनरेटर है वो भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर ही काम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन डीसी जनरेटर लैप वाइंडिंग इज यूज्ड। तो जो डीसी जनरेटर में हम लोग लैप वाइंडिंग यूज करते हैं, तो लैप वाइंडिंग को हम लोग दोस्तों लो वोल्टेज, ठीक है, लैप वाइंडिंग को हम लोग लो वोल्टेज एंड हाई करंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एंड लैप में जो आर्मेचर पैरेलल पाथ की संख्या होता है वो होती है A बराबर P, एंड जो वेव बाइंडिंग होती है उसमें होती है A बराबर 2। ठीक है, तो जो लैप बाइंडिंग होती है उसको हम लोग
लो वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज करते हैं, लो वोल्टेज हाई करंट के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द डीसी मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द, जो डीसी मोटर होती है वो किस पर काम करती है, तो ये है दोस्तों करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस एज फोर्स ऑन इट, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारा वाहक चालक पर एक बल का अनुभव होता है। ठीक है, जो डीसी मोटर होती है उसमें जो उसके अंदर जो मतलब स्टेटर होता है, स्टेटर के अंदर जो रोटर होता है, तो ठीक हम लोग डीसी मोटर में एक्साइटेशन देते हैं एंड तो उसमें जो करंट फ्लो होती है उसके द्वारा क्या होता है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो एक मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है। ठीक है, डीसी मोटर में यही सिंपल सा वर्क काम करता है। ठीक है, यही प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन, इन ए 4 पॉइंट स्टार्टर द प्रोटेक्टिव रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद, एक 4 पॉइंट स्टार्टर में सुरक्षात्मक जो प्रतिरोध होता है वो किसके साथ सीरीज में जुड़ा होता है, तो एक 4 पॉइंट स्टार्टर में दोस्तों जो नो वोल्ट रिलीज कॉइल होती है एंड वी आर नो वोल्ट रिलीज कॉइल की सीरीज में एक प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस लगा होता है, तो वो नो वोल्ट रिलीज कॉइल के साथ में लगा होता है। ठीक है, एंड जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है दोस्तों, तो उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है, ठीक है दोस्तों, तो उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, उसका यूज हम लोग शंट मोटर एज वेल एज कंपाउंड मोटर दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न पर वोल्टेज 6, क्या कह रहा है पर वोल्ट पर टर्न पर वोल्ट है, मतलब 1 वोल्ट में 6 टर्न है, तो द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज आर 240 वोल्ट एंड 32 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न में उसका जो वोल्ट वो है नंबर ऑफ टर्न वो निकालने हैं, तो चूंकि 1 वोल्ट पर है 6 टर्न, तो 240 वोल्ट पर कितना टर्न बनेगा दोस्तों, तो 240 इंटू 6 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 छक्का 144 जीरो, तो 1440 टर्न हो जाएगा ये प्राइमरी वाइंडिंग में। ठीक है, एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना 32, तो इसी तरह से 32 इंटू 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 192 टर्न। ठीक है, सेकेंडरी में हो जाएगा 192 टर्न एंड प्राइमरी में एक 1440 टर्न। अगला क्वेश्चन, द इल्यूमिनेशन ऑफ ए सरफेस इज, किसी सतह पर जो प्रदीपन होता है वो क्या होता है, तो जो प्रदीपन होता है वो दोस्तों इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डी स्क्वायर के। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन ए HPMB मतलब हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप द मर्करी वेपर डिस्चार्ज एट, हाई प्रेशर मर्करी लैंप में दीप में जो पारावास का विसर्जन होता है वो कैसे होता है, तो वो होता है दोस्तों लो प्रेशर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ इज मॉसफेट, जो मॉसफेट का इनपुट इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है, तो जो मॉसफेट का इनपुट इम्पीडेंस होता है वो दोस्तों मोर देन ऑफ FET एंड BJT, तो जो उसका इनपुट इम्पीडेंस होता है वो FET एंड BJT से तुलना में अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इट इज नेसेसरी टू, 3 फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए यह आवश्यक है, तो इंटरचेंजिंग एनी 2 आउट ऑफ द 3 लाइन कनेक्शन, मतलब जो 3 लाइन कनेक्शन में से किसी 2 लाइनों को अगर हम लोग बदल दें, कनेक्शन को आपस में बदल दें, तो जो मोटर की डायरेक्शन है वो बदल जाएगी। ठीक है, ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन एंड इस पार्ट का लास्ट एंड CITs का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, तो विच ए फ्रैक्शनल स्लिप ऑफ 0.07 द रोटर स्पीड ऑफ ए 4 पोल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर फेड फ्रॉम ए 50 हर्ट्ज सप्लाई एज, यदि एक मतलब स्लिप का मान 0.07 हो तो कुल 4 ध्रुव वाली इंडक्शन मोटर के घूर्णन को 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर गति क्या होगी, तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ से NS निकाल लेंगे, जो सिंक्रोनस स्पीड होती है मोटर की वो निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 120, F का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 50 अपॉन एंड P का मान कितना है, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 4 पोल है, तो यहाँ पे जो निकलेगी स्पीड वो दोस्तों RPM में आएगी, जो NS निकलेगा कितना 1500 RPM। ठीक है, राउंड पर मिनट निकलेगा, तो हम लोग इसको सेकेंड में निकाल लेंगे, तो ये मतलब राउंड पर मिनट 1500 RPM में, तो सेकेंड में निकालने के लिए हम लोग 60 का भाग दे देंगे, तो 1500 में 60 का भाग देंगे तो कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, कट जाएगा ये 25 बार, तो जो NS आएगी वो आएगी 25 RPS, मतलब राउंड पर सेकेंड या रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, NS आ गया 25 RPM। अब यहाँ से हम लोग NR निकालना है, रोटर स्पीड निकालनी है, तो NR बराबर क्या, तो हम S बराबर लगा देंगे, S बराबर होता है NS माइनस NR अपॉन NS, तो S का मान है 0.07 इक्वल टू NS का मान है 25 माइनस NR अपॉन 25, तो NR बराबर क्या हो जाएगा 25 का इंटू करेंगे 0.07 पर, तो ये हो जाएगा 1, 25 सत्तर 175 होगा, तो 1.72 टू अंक पर दशमलव लगेगी एंड क्या हो जाएगा ये 25 माइनस
एन आर है, 25 माइनस एन आर बराबर 1.75, तो एन आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस के 1.75। जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो कितना आएगा 5 2 इंटू 3 2, तो कितना हो जाएगा 23.25 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। जो रोटर स्पीड आएगी वो आएगी 23.25 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा CITs का पेपर सॉल्यूशन। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल पीक्यार्ट टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों।